नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का विषय हिंदी पाठ 6 सोना। सोना क्या है? एक हिरण ही का नाम है। इस पाठ के लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। अगर कोई पुरुष हो तो हम लेखक लिखते हैं, अगर महिला हो तो लेखिका। तो महादेवी वर्मा ने सोना क्या है एक कहानी लिखी है। उन्होंने सोना किसको नाम दिया था? उन्होंने एक हिरनी के बच्चे को पाला था, उसको क्या दिया था? उन्होंने सोना नाम दिया था। ठीक है, इस कहानी के अंदर हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे लेखिका के पास जो मनुष्य जो शिकारी थे, ठीक है, वो किसी बच्चे को अपनी माँ से लेके आए थे। जब उसका क्या हुआ, प्रसूता हुई, उस अवस्था में उस बच्चे को लेके आए। कैसे है ना, किसी बच्ची ने उनको वो हिरण ला के दिया और एक और बच्ची ने उनको कुछ सालों बाद हिरण को पालने को कहा। तो कैसे उन्होंने जो अपना निश्चय था उसको क्या किया, अपने नियम को तोड़कर दूसरे हिरण को पाला, उस सब के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं, जैसे शेषव। शेषव मतलब होता है बेटा बचपन। प्रसूता जन्म देने वाली मतलब माँ। चंपक वर्ण मतलब चंपा के वर्ण वाली या पीले रंग की। तन्मय मतलब लीन होना। सदय मतलब दयालु भाव, जिसके अंदर बहुत सारी दया हो। ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन। परिवेश मतलब वातावरण। रोमथन मतलब जुगाली। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि सोना, जो हिरणी थी उसका नाम सोना कैसे पड़ा, उसको है ना किस तरह से वो शिकारी लेके आया था, उसके बाद लेखिका ने उसका किस तरह से भरण पोषण किया, वो अपने स्नेह मतलब अपने प्यार को कैसे व्यक्त करती थी, वो लेखिका के दूसरे जंतुओं के साथ कैसे रहती थी, उसके बारे में हम क्या करते हैं, आप पाठ के अंदर पढ़ते हैं। तो आइए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पोत्री सुष्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। अब सोना कौन थी बेटा? मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया, सोना एक हिरण थी। तो ये जो लेखिका थी जो लिख रहे थे, उनको क्या सोना की याद आ गई। क्यों? क्योंकि उनके पास में भी क्या था, एक छोटी हिरण मिला था, तो उनको अपनी सोना की याद आ गई थी। बीते कुछ महीनों में हम उसके बहुत स्नेह करने लगे और वो जो हिरण का बच्चा था उससे उनको बहुत स्नेह था, मतलब प्यार था। परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल में सबद रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। मतलब वो सोचते थे कि भाई ये जो हिरण मिला है ना, उसको हम जंगल में छोड़े तो वो क्या हो, अच्छी तरह से ज़्यादा जगहों पर घूम सकता है। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेगी? आप क्या उसको अपने पास रखेंगे? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। आभारी मतलब मैं आपकी बहुत धन्यवाद करूँगी, क्योंकि आप जानती है मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। वो लेखिका कहते हैं कि मेरे आंगन में मुझे एक हिरण का बच्चा मिला है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को उसको नहीं देना चाहती जो उसको मार दे, है ना। तो आप, मुझे इतना पता है कि सोना आपके घर पे बहुत क्या होगी, खुश रहेगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, जब जो लेखिका पहले है ना हिरणों को पालती थी, पर उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं हिरण नहीं पालूंगी। उन्होंने ऐसा निश्चय किया था, लेकिन इस छोटे से हिरण के बच्चे को देखकर उनका जो नियम था उन्होंने भंग कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक बेचारा छोटा सा कोमल प्राण हिरण था। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी। वो देखो ये कौन है, सोना। जैसे वो हिरण अचानक आया तो ये सोना भी अचानक उनके घर के उधर आई थी। परंतु वह अब तक अपनी शेषवा अवस्था भी पार नहीं कर सकी थी कि सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठों के समान उसका कोमल लघु शरीर था। वो अभी शेषवा अवस्था में नहीं थी वो हिरण। अब यहाँ पर सोना की बात हो रही है, ठीक है बेटा। जो पुराना लेखिका को याद आई अपनी सोना की, उसकी बात हो रही है। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखो इसका मुंह कैसा था, छोटा छोटा, पूरे सुनहरी रंग के छोटे छोटे से पाँव थे, सुनहरी रंग का इसका शरीर था। किसका? सोना का। देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही उनमें प्रस्तुत गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों को कौंध जाती थी। मतलब वो इतने अच्छे शरीर वाली थी, इतनी सुंदर दिखती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित थे कि किसी चंपक वर्णा स्वरूपी से उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम
उसका परिचय बन गया। क्यों? क्योंकि वो सुंदर सी दिखती थी और सोनेरी कलर की थी, इसलिए उसको इन नामों से जानते थे। परंतु उस बेचारी हिरण्यक शावक की कथा तो मिट्टी में ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। अब वो उसके साथ क्या हुआ, अब वो लेखिका बता रहे हैं। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी। इसमें कहने का मतलब है बेटा इस लाइन में कि जंगल में जो प्राणी रहते हैं वो अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये जो मनुष्य है उनकी शिकारी के कारण उसको वो कहाँ आके रहने लगी, मानव समाज में। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ बैठा मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा। देखो एक वनस्थली है, उसका नाम क्या था, प्रशांत। वहाँ पर सभी जो थे रोमंथन मतलब वो क्या कर रहे थे, चारा खा रहे थे, है ना। तब उन्होंने मृग मतलब क्या होता है बेटा, हिरण, शिकारियों की आहट सुनी तो सब भागे। तब सोना की माँ सदृढ़ प्रसुस्ता होने के कारण भागने में असमर्थ थी। क्यों? क्योंकि जो सोना की माँ थी, जो हिरणी थी, वो क्यों नहीं दौड़ सकती थी? क्यों? क्योंकि उसने उस समय सोना को जन्म दिया था। श्रद्धेय जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, और उसी समय जो सोना थी वो बहुत छोटी थी, तो वो भी भाग नहीं सकती थी। अतः मर्गी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओर में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दिए। फिर उन्होंने क्या किया, प्रयास के अंदर क्या किया, उनके प्राण दिए। ठीक है, वो मर गई लेकिन अपनी बच्ची को क्या किया, उसने बचा लिया। पता नहीं दया के कारण क्या, कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाया। अब देखो शिकारी जो था उसके मन में पता नहीं क्या आया, तो उसने उसकी मरी हुई माँ के पास में से क्या किया, उसके छोटे से बच्चे को उठाकर यहाँ ले आया। उनमें से किसी के परिवार की सदैव गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला, दूध पिला कर 2-4 दिन जीवित रखा। और वहाँ जो वो था क्या शिकारी, उसके घर उसकी जो पत्नी थी और बच्चों ने उसको क्या किया, पानी मिलाकर दूध उसको पिलाया। सुष्मिता बसु के समान ही किसी बालिका को मेरे स्मरण हो आया। वह उस अनाथ शावक को मुर्मुष अवस्था में मेरे पास ले आई। फिर लेखिका बोलती है कि उसको अच्छा लगा कि मैं उसको रखती थी, मैं तो वो क्या करा, मेरे यहाँ पर उसको लेके आया। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने माँ के दूध की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी मर जाएगा। दूध पिलाने की शीशी उसे मैंने स्वीकार कर ली। फिर मैंने ना उसको अपने पास रख लिया और उसको स्वीकार कर लिया। संदिग्ध सुनहले रंग के कारण उसे सोना कहने लगी। उसका रंग कैसा था, सुनहरी। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान मैंने आरंभ किया। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता भी नहीं था। जो शीशी का निप्पल होता है ना आगे का बेटा, जो दूध की बॉटल आती है छोटे बच्चों की, वो उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। और कैसे वो पिए? फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। फिर धीरे धीरे वो दूध की बोतलों को भी पहचानने लगी। आंगन में कूदते फांकते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करके देखकर वह दौड़ आती थी। जैसे ही वो है ना उसको दूध देने वाला है ना बोतल साफ करता, तो वो दौड़ती दौड़ती आती थी खेलने के बाद, और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। जैसे ना वो बोतल को ऐसे देखती थी जैसे वो क्या है, उसका मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था। पलंग होता है ना, उस पलंग के पास हमेशा वो बैठ जाती थी। पर वहाँ गंदा ना करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास में पड़ सकी। और है ना वहाँ पहले वो गंदा करती थी, पर फिर उन्होंने क्या किया, अभ्यास शुरू कर दिया था। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर वह बाहर निकलती। अंधेरा होता मेरे पलंग के पाए के पास बैठ जाती और फिर क्या होती, बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। देखो अब वो दिन भर का जो उसका क्रियाकलाप मतलब दिन भर के अंदर हम जो करते हैं वो चीज़ें। विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थिनियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु वह कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथीन बन गई जिससे बिना उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। वो उसको स्कूल ले जाती थी और वहाँ सारे बच्चे उसके बहुत खिलाते थे, और वह उसकी इतनी प्रिय साथी बन गई थी कि उसके अलावा लेखिका को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो उसको छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। छोटे बच्चे उसको बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि उसके साथ कौन खेल सकता था, छोटे बच्चे खेल सकते थे। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। अब देखो बच्चे लेट जाते थे और सोना सोना आवाज़ लगाते थे।
वो पंक्तिबद्ध मतलब एक लाइन में खड़े हो जाते और सोना को सोना करके पुकारते। तो सोना क्या करती, उनके ऊपर छलांग मारती, तो एक ओर से वो दूसरी ओर क्या करती थी, उनके ऊपर से कूदती थी। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता। सर्कस में भी ऐसा ही खेल होता है, क्योंकि खेल कभी घंटों में भी बच्चों की एक कथा से दूसरी और आता रहता था। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन में कई बार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती थी। मेरे प्रति भी वो स्नेह, देखो जानवर है ना, हमारे पास आकर है ना क्या करते हैं, स्नेह मतलब प्यार प्रकट करते हैं हमारे प्रति। तो वो मेरे भी ऐसे करती थी, मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर छलांग लगाती थी। और देखने वाले को भय होता था कि सिर पर चोट ना लग जाए, है ना, कहीं उसका पाँव ना लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती और मेरे सिर की इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि लगने की कोई संभावना नहीं रहती थी। वो बहुत अच्छी तरह से क्या करती थी, छलांग लगाती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। जैसे ही मैं पास में आती, आपने देखा ना, कुत्ते भी हम पास में आते तो हमारे पास आ जाते और अपने पाँव पर और ऐसे चिपक जाते। मेरे बैठने रहने पर वह झाड़ी का छोर मुंह के भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी की चबा डालती, और है ना, कभी मेरी साड़ी के पल्लू को मुंह में डालती, कभी मेरी चोटी को क्या करती थी, चबाती थी। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों में से ऐसे और निर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एक टक देखने लगती कि हंसी आ जाती, और वो एक टक नज़र से मुझे क्या करती थी, देखती रहती थी। अनेक विद्यार्थियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उनमें स्नेह छलकता था। वो क्या करते थे कि हमको भी ये नहीं देखना, मैं ये देखती हूँ कि सोना को मेरे प्रति कितना प्रेम है। उन हाथों को जानती थी जिन्होंने यत्नपूर्वक दूध की बोतल उसके मुख में लगाई है, और वो क्या करती थी, सोना को पता था कि किसने मुझे दूध पिलाया, कौन मुझे प्यार करता है। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। अगर उसको लगता है, जैसे आप देखो, आपको पता है ना, आपके मम्मी आपको दूध पिलाते हैं, सब देते, आप आपके मम्मी के पास रहना आपको बहुत अच्छा लगता है, वैसे इसको वहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता था। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था, मतलब किसी और से वो किसी भी परिस्थिति में रह नहीं सकते थे। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है। देखो, कुत्ता भी जानता है कि सेवक कौन होता है, स्वामी कौन होता है, और स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है। मैंने भी आपको बताया ना कुत्ते के बारे में, वही यहाँ पर बोल रखा है। और क्रोध करते ही दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरन यह अंतर नहीं समझता, हिरन नहीं समझते, पर कुत्ते ये अंतर समझते हैं। अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है, जिसकी स्वीकृति बताने के लिए वो विशेष चेष्टाएं करता है। देखो, कुत्ता क्या करता है, पाल पोस कर उसको बड़ा करते हैं, तो वो है ना अपनी चकित आंखों से देखता है कि ये मुझे अभी स्नेह कर रहे हैं, अभी क्रोध कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हिरन नहीं समझता। मेरी बिल्ली गोधुली, कुत्ते हेमंत वसंत, अब देखो इनके पास क्या क्या थी, बिल्ली थी जिसका नाम गोधुली था, कुत्ते थे हेमंत और वसंत, कुतिया थी फ्लोरा। सबने पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में इन सबको क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो देखो, लेखिका के पास कितने सारे और भी जंतु थे। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते थे। फिर कुत्ते बिल्ली भी उसके साथ खेलने लगे, कोई उसके कान खींचता, कोई पैर। जब वे इस खेल में तन्मय हो जाती तब अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे पीछे दौड़ते थे। फिर वो उठ के अचानक भागती तो कुत्ते बिल्ली सब उसके पीछे दौड़ते थे। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हिरनी शावक से हिरणी में परिवर्तित हो गई, बच्चे से बड़ा हो गया। उसके शरीर के पिताब्य रोए ताम्रमणि झलक देने लगे, मतलब सोने की सी झलक। टांगे और अधिक सुडौल हो गई, बड़ी हो गई, मजबूत हो गई। खुरों में कालेपन की चमक आने लगी। जो उसके नाखून थे वो धीरे धीरे काले होने लगे। ग्रीवा अधिक बक्कीम और लचीली हो गई। ग्रीवा कैसी हो गई, लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और संदिग्धता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और उसकी दृष्टि से मिलती। उसकी आंखें बहुत अच्छी थी, चारों तरफ वो क्या करती थी, अपने आंखों के गोलकों को क्या करती थी, घुमाती थी। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी में एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया था। फ्लोरा कौन थी, कुत्ती। उसने कितने बच्चों को जन्म दिया था, 4 को।
खेल में संगनियों को भूलकर अपनी संरक्षण में व्यस्त रहती। एक दो दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही। फिर वो कुत्ती खेलने नहीं आती थी जो फ्लोरा थी, तो जो सोना थी उसको बहुत उसकी याद आती, तो वो सब जगह उसको ढूंढती रही। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी हुई है। पिल्ले आंखें बंद करने के कारण चींची करते हुए सोना के उधर से दूध खोज रहे थे। तब से सोना ने नित्य कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना शामिल किया। फिर वो रोज उन पिल्लों के साथ क्या करती थी, वहां पर बैठ जाती थी। संभवतः वह सोना ही स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित करा। मानो इस वृद्धि में उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने में अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रही। मतलब उसने देखा कि हाँ तो ये 4 पिल्ले भी मेरे घूम रहे, तो वो बहुत उसको अच्छा लगता था। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्राय मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम जाती थी। कौन? लेखिका। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी उन्हें छोड़कर आश्वस्त न, उनको विश्वास कम था। ठीक है। सोना की सहज चेतना न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध न पर्याप्त, उसी ने उसकी निराश जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। अब वो प्रवास पे जा रही थी तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि इसको सोना को। पैदल आने जाने के निश्चय के बाद बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब बिछड़े हुए पालतू जीवों के कोलाहल होने लगा। मतलब देखते हो ना आप, जो कुत्ता भी होता है यदि हम उसको पालते हैं और 2 दिन हम कहीं बाहर से जाके आते हैं तो वो कितना हमको अच्छे से हमारे पास आता है, खेलता है। गोधूली मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे। पर मेरी दृष्टि किसको खोज रही थी? सोना को। सब आए लेकिन सोना नहीं थी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाई? क्यों वो मेरे पास नहीं? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चरपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले उसे दे डाला। मतलब इन सब लोग इतने भावुक हो गए थे सोना का पूछने पर, तो उसको समझ में आ गया था। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के साथ मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती सी वह प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। वो क्या, उसकी जो बाउंड्री थी, कंपाउंड था, उससे बाहर निकल जाती थी। किसको ढूंढने के लिए? फ्लोरा को और लेखिका को। इतनी बड़ी हिरणी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। मतलब उसका मांस खाने वाले लोग बहुत थे। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना शुरू किया था। माली ने उसको बांधा। एक दिन न जाने किस संदिग्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी और वहाँ उसका अंतिम उछाल था। वो उसका अंतिम उछाल मतलब वो मर गई। क्यों? क्योंकि वो बाहर चली जाती थी तो माली को लगता था, डर लगता था कि लोग इसको पकड़ के ले जाएंगे, मार देंगे। सब सुनहरे रेशम की गठरी के शरीर में गंगा में प्रवाहित कराए थे। सबने उसको गंगा में प्रवाहित किया था। इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ और वहाँ पर क्या हो गई? वो मर गई। सब सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब मैं हिरन नहीं पालूंगी, पर फिर हिरन पालना पड़ गया। फिर क्या हो गया? उनको हिरन पालना पड़ा। तो आपको समझ में आया बेटा ये पार्ट कितना अच्छा है कि यदि आप किसी को पालते हो तो आपको क्या करना है? उसकी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। धन्यवाद बच्चों।